जो जा रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं यही माने कि उनके सामने भुवन मोहिनी खड़ा हुआ है, क्योंकि एकदम भुवन तुम्हारी टीआरपी तो है। मैं विधायक महोदय से कहकर तुम्हारी मूर्ति स्थापित करवाऊंगा, ये निकलते आते जाते लोग उसे भी प्रणाम कर सकते हैं। सब माला पहना है, मूर्ति को तो पहना है, मूर्ति को माला पहना है। हाँ, मैं तो यही बता रहा हूँ। बहुत मन से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप सबको बधाई इसलिए देता हूँ, मैं बहुत लंबे अंतराल के बाद भिलाई आया हूँ। भिलाई मेरा घर है, क्योंकि यहाँ विद्युत नगर सहयोग मार्ग क्या होता था डॉक्टर साहब, तो मैं उस समय से लगातार आता था जब दुबे जी ने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की। और ये सच बताता हूं दोस्तों, 35 वर्ष कवि सम्मेलन की यात्रा में हो गए, पूरी दुनिया में घूमते हुए, लेकिन कोई जनता अपने विधायक को कितनी मोहब्बत कर सकती है। यदि हिंदुस्तान में किसी को देखना हो तो वो भिलाई आए और एक बार रिकेश जी के प्रति आपका प्रेम जरूर। उसकी ध्वनि जब से हम आए हैं तब से मैं लगातार महसूस कर रहा हूं। क्या शानदार भुवन ने सुनाया, तो ऐसे बैठ जाती है जैसे बिल्कुल भोली सी बच्ची बैठ गई। ये लुटेरी है फूलन देवी, सारा डाका डाल के ऐसे बैठ जाएगी, मैंने कुछ नहीं किया। क्लास में शरारती लड़कियां होती हैं ना, वो सारा काम कर देंगे, जब टीचर आएगी मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तो देखिए ये फोटो वाला भी लेना तो उसी का आया फोटो, धीरे धीरे कैमरा घुमाया, एक ने इधर से लिया। हिंदुस्तान का आदमी रिकेश जी सारे काम टेक्निकल तरीके से करता है। वो कितना ही अरबपति हो जाए, अल्टीमेटली टारगेट एक ही रहता है, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। हमारे यहाँ दिल्ली में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खरीद दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए, खर्चा कम रिजल्ट ज्यादा। उसे पता नहीं था फोटोग्राफर भिलाई का रहने वाला, दुकान दिल्ली में खोल दी। भाई ने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी आनंद वाली, उत्साह वाली। क्या शानदार आपने सुना है, क्या शानदार सुन रहे हैं। अब ये हमारे रिकेश बाबू और ये दुबे जी दोनों भिलाई के रहने वाले। पिछले दिन की एक सच्ची घटना बताता हूं, फिर कविता शुरू करूंगा। अभी पिछले दिनों हमारे दुबे जी ने और रिकेश भाई ने ये योजना बनाई कि इलाहाबाद में कुंभ के मेले में चलते हैं और बिना पैसे खर्च किए जलेबी खाते हैं। देखिए भिलाई का आदमी खा सकता है, टेक्निक बता रहा हूं आपको, और आप कहेंगे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। वो जलेबी वाले की दुकान, बड़ी भीड़ भाड़, सुरेंद्र दुबे जी पहुंच गए, बोले भैया 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने जलेबी दे दी। पीछे पीछे रिकेश जी चले गए, बोले 250 ग्राम मुझे भी दे दे। अच्छा जलेबी वाले को पता नहीं कि दोनों भिलाई के एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ी देर में दुबे जी ने कहा उससे भी तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है। इस भीड़ भाड़ के चक्कर में हाँ, बस ये यही चाहता था कि मेरा नाम 3 बार नहीं लिया किसी ने। तो उसने सोचा कि बोले कि भाई तेरे भीड़ भाड़ बहुत है। दुबे जी ने कहा तू इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मैंने जो 100 रुपए दिए वो मत भूल जाना, आनंद लेना बात का। जलेबी वाला बोला साहब आपने तो 100 रुपए नहीं दिए। तब तक विधायक जी बोले भाई तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जाना। तालियां जरा पीछे तक बताएं, यही मान के। तो जलेबी वाले ने कहा कि पैसे तो आपने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा कि यदि सबके ही मना करूंगा तो ये दूसरे जो ग्राहक खड़े कहेंगे सारे ग्राहक तो झूठ बोल नहीं सकते, ये जलेबी वाला ही झूठ बोल रहा है। तो उसने सोचा कम नुकसान का मामला निपटा। तो दुबे जी की तरफ देख के बोला कि याद आ गया आपने 100 रुपए दिए थे और ये भुवन मोहिनी जो खड़ी थी इसी के सामने दिए थे। फिर रिकेश जी की तरफ इशारा करके बोला साहब आपने नहीं दिए 500 रुपए, पक्की बात आपने नहीं दी। बात कसम धर्म पर आ
गई। तो रिकेश जी ने जो कसम खाई आज जन्म दिवस पर, आपको कसम देता हूं, आपको लगे कि भिलाई का आदमी तरीके से ऐसे भी काम निपटा सकता है, तो अंतिम श्रोता तक आपकी तालियां उठनी चाहिए। रिकेश जी ने कुंभ के मेले में गंगा के घाट पर खड़े होकर हाथ में गंगा जल लेकर कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं गंगा के घाट पर जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने भी दिए। तो हिंदुस्तान का आदमी सारे काम तरीके से निपटाता है। एक छोटी कविता सुनाता हूं और मुझे लगता है कि आज ये सुनाई जानी चाहिए। रिकेश जी को सौंपता हूं और ये मान लीजिए शब्द मेरे हैं और भावनाएं आप सबकी हैं। यदि आपने ढंग से इस कविता को सुन लिया तो मैं ये मानूंगा कि मेरी कविता का काम परिपूर्ण हुआ। जब से मैं आया यहाँ पर, आशु ने इतनी सारी बातें बताई, हमारे विधायक जी ऐसे हैं, अलग अलग वार्डों से जीते, सब जगह से लड़े। तो एक रचना रिकेश जी मैंने यहाँ भिलाई में आने के बाद लिखी है और मोबाइल में है अभी, तो मैं आज आपको भेंट करना चाहता हूँ। एक एक पंक्ति पर साथ रहिएगा और जहां मन करे तो जितनी तालियां आप बजा सकते हैं बजाइएगा। निवेदन करता हूं। और ये वार्ड नंबर कौन सा बताया था इसने भुवन ने? 16, 17। और एक बार तो मैंने ये भी देखा जब इसे लगी ताली कुछ कम बजी तो मैंने किसको भी बस्ती है। लो आ गया है फिर से अब जन्मदिन तुम्हारा। भिलाई वालों बहुत ध्यान से सुनना, मेरी सारी कविताएं एक तरफ, मेरी 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं, लेकिन ये एक एक पंक्ति रिकेश जी तक पहुंचनी चाहिए। लो आ गया है फिर से, डॉक्टर साहब मंत्रा भी ध्यान चाहूंगा। लो आ गया है फिर से अब जन्मदिन तुम्हारा, सबको लगा है प्यारा ये जन्मदिन तुम्हारा। ये वहां आए तो पीछे तक आनी चाहिए। जीवन में आपके बस खुशियों के गीत गूंजे, जीवन में आपके बस खुशियों के गीत गूंजे, जो सबके मन को हर ले ऐसा संगीत गूंजे। आंखों से आपकी ना आंसू कभी भी छलके, गम कम हो जिंदगी के भीगे कभी ना पलके। गम कम हो जिंदगी के भीगे कभी ना पलके, जीवन की हर डगर पे खुशियों का हो बसेरा, हर पल हो जिंदगी में नूतन नया सवेरा। जीवन की पूरी बगिया हर दिन सुकून से महके, आनंद मन का पंछी डाली पे उसकी चहके। और अगली दो पंक्तियों पर पूरे भिलाई की तालियां चाहूंगा। जो सोचे अब तलक वो पूरे सपन हो सारे। अगली पंक्ति संभालिएगा दोस्तों, पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं, तालियों का गिफ्ट आपकी तरफ से विधायक महोदय तक पहुंचना चाहिए। जो सोचे अब तलक वो, जो सोचे अब तलक वो पूरे सपन हो सारे। दुख जो भी आपके हों बन जाएं वो हमारे। दुख जो भी आपके हों बन जाएं वो हमारे। जीवन के कंटकों में गिरना नहीं संभलना। और रिकेश जी एक पंक्ति शुभकामनाओं के साथ साथ आपसे भी हम कुछ चाहते हैं, जनता चाहती है और मैं कहना चाहता हूं, जीवन के कंटकों में गिरना नहीं संभलना। चाहे ये दुनिया बदले पर तुम नहीं बदले। तालियां कम है दोस्तों, आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए कि कहीं भी पहुंच जाना पर ऐसे ही बने रहना। जीवन के कंटकों में गिरना नहीं संभलना। चाहे ये दुनिया बदले पर तुम नहीं बदलना। जीवन में सच्चे साथी मिलते हैं मुश्किलों से, पतझड़ में फूल जैसे खिलते हैं मुश्किलों से। और दो पंक्तियां फिर दाद चाहेगी आपकी। पतझड़ में फूल जैसे खिलते हैं मुश्किलों से, ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है। ईश्वर ने अपनी सारी, भाभी की भी तालियां उठाएं, ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है। जो देता ना किसी को वो बात तुमको दी। जो देता ना
को वो बात तुमको दी है जो मिल गया है उसको रखना संभाल कर तुम, एहसास रूपी पंछी को दिल में पाल कर तुम। जीवन में कुछ नहीं है इस बंदगी से बढ़कर, कुछ भी नहीं तुम्हारे लब की हंसी से बढ़कर, लब पे तुम्हारे हर पल खुशियां ही मुस्कुराएं। अगली पंक्ति पर अंतिम पंक्ति, मिलकर तालियां उठें आपकी, लब पे तुम्हारे हर पल खुशियां ही मुस्कुराएं। हैं जन्मदिन पे तुमको हम सब की ये दुआएं, हैं जन्मदिन पे तुमको हम सब की ये दुआएं, हैं जन्मदिन पे तुमको हम सब की ये दुआएं। मुझे लगा कि ये रचना आज जिनके लिए लिखी उन्हें सुनानी चाहिए। हास्य व्यंग का कवि हूं, हास्य व्यंग चारों तरफ बिखरा हुआ। देखिए छोटी बच्ची ये आनंद ले रही है, ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है, और बच्चे आजकल किसी को भी निपटा देते हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में टीचर ने एक लड़की से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्ची बोली जी तिरुवनंतपुरम में। मैडम बोली स्पेलिंग बताओ, बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा तुरंत ट्रैक बदल दिया। अच्छे ऐसे जवाब देते हैं आप सोच नहीं सकते। वो मेरे एक मित्र हैं पुलिस में बड़े अधिकारी फरीदाबाद में, अभी पिछले दिनों हेलो हाँ, अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था, तो उन्होंने लड़के से कहा बेटा तो इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से कहा डैडी कैसा इशारा? उन्होंने समझाया कि देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, राम जी एक थे। दो विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्ण, वो दो थे। तीन विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया लड़का, बोला समझ गया। अगले दिन रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं सांचे दरबार की जय करता हूं और कुछ हास्य व्यंग के छंद सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा। भुवन ने क्या शानदार महफिल जमाई, ये अपने ढंग से मोहब्बत की बात कर रही थी। हास्य व्यंग वाला अपने ढंग से बात करता। हमारे जफर गाजीपुरी साहब हास्य व्यंग के बड़े कवि थे, गाजीपुर में रहते थे, वार्ड नंबर 17 जागरूक हो। तो देखिए उन्होंने अपने ढंग से मोहब्बत निपटाई। ये जैसे जैसे कवि सम्मेलन बढ़ रहा है इनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा रहा, पीछे की तरफ जा रहा। तो उन्होंने अपने ढंग से मामला निपटाया। चार पंक्तियां सुनिएगा आपको आनंद आएगा। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और तालियां अगली पंक्ति पर मिलकर बजा देना। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है मैं उसकी बी के साथ। तो कई बार मोहब्बत ऐसे भी रंग दिखाती है। मैं तो बहुत बधाई देता हूं हमारे दुबे जी को, पूरी टीम को। अब मोबाइल पे किसका मैसेज आ रहा है डॉक्टर साहब? इतने बजे आता है, काम का इतने बजे आता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आजकल बड़े दूसरी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने भाई साहब का एक एक शब्द गौर से सुना, और प्रारंभ में आते उन्होंने कहा कि मैं यहाँ डांस का प्रोग्राम करवा सकता था, किसी बड़े कलाकार को बुलवा सकता था, लेकिन मेरा मन हुआ कवि सम्मेलन करवाया जाए, क्योंकि आजकल हमारे खाने पीने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं। दुबे जी मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गया। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी लड़की बड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शटअप में उसकी माँ। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। मैं तो अवस्थी जी दोबारा गया यूनिवर्सिटी, तो मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिया। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइएगा, मैं कुछ छंद सुनाता हूं, मेरे मन के छंद हैं और ये मैं आज भुवन को सौंपता हूं।
सुनिएगा, एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। तमाम जो महिलाएं भारतीय सांस्कृतिक वेशभूषा में हैं, भारती जी और आप सब लोग लेने गए थे एयरपोर्ट, इस प्रेम से सबका कवियों का स्वागत आपने किया। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं, मंच का भी मन चाहूंगा। गौरी मेरी बहुत प्यारी लाडली छोटी बहन है, इसमें भी बहुत मन से, विषम स्थितियां थी, विषम क्या, एक उल्लास था और उस इतने बढ़िया मन से, लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग्य का कवि क्या कल्पना कर सकता है। कुछ छंद सुनाता हूं, किसी पंक्ति को रिपीट करूं तो मिलकर तालियां बजाइएगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। भिलाई वाले ध्यान देना, किसको क्या लगे, किसको क्या लगे। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने, जरा मिलकर तालियां बजा दें। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। ओ मन, वाह वाह। ये आनंद मैं सच बता रहा हूं विकेश जी, इस आनंद को देखने के लिए आंखें तरसती हैं। इतने जीवंत लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि कवि सम्मेलन में कवि के असली मेरे गुरुजी थे ओम प्रकाश आदित्य जी, वो कहते थे कि धन तो बहुत बड़े बड़े टाटा अंबानियों के पास है, लेकिन कवि की असली दौलत वो है जो आपकी मोहब्बत के रूप में उसका। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं बनी दोस्तों, मेरी बात पर गौर करना। आज हमारे दुबे जी 70 वर्ष के हो गए, लेकिन उनके भीतर एक 17 साल के नौजवान की ऊर्जा रहती है। वो किसी मेडिसिन का कमाल नहीं है, वो आपकी तालियों की मोहब्बत है, आपका प्यार है, जो कवि को जागृत कर देता है, जीवंत कर देता है। सुनिएगा, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो। अगली पंक्ति दुबे जी को भेंट कर रहा हूं, आपको लगे सही जगह भेंट की है तो पंक्ति और दुबे जी की जो मस्ती बनी रहती है उसके सम्मान में आपका समर्थन उठे। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए दुबे जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ शायरों का शहर, तो उसने इंदौर पहुंची। भुवन इंदौर पहुंच गई और उसने इंदौर में भुवन मोहिनी के घर के आसपास के 3-4 चक्कर लगाए। तो जब वो चक्कर लगाए तो उसे एक शायर ने देखा, तो देखिए उसने क्या कहा। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो। भिलाई वालों संभालना जरा पंक्ति और ताली कम मत करना। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, लल जाती उनको शराब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति, यदि कॉलेज के दिन याद आ जाएं, यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाएं, तो युवाओं का तो ध्यान चाहूंगा ही, बड़ों का भी आशीर्वाद चाहूंगा। आजकल ये कहा जाता है हास्य रस में कविताएं नहीं होती, बदरस ज्यादा होता है। मैं शुद्ध कविता सुना रहा हूं आपको। ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब
एक छंद और सुनाता हूं, मेरी पसंद का छंद है। इधर वाले लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, आपकी भी थोड़ी सी मोहब्बत मिलेगी तो मैं अपनी ऊर्जा और बढ़ाऊंगा। सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची। दोस्तों, मैंने व्यंग में पीएचडी की। मेरे गुरुजी बहुत आए छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक बड़े महाकवि थे, बहुत बड़े कवि थे। उनकी 4 पंक्तियां सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने लिखा, विकेश जी आपको सौंपता हूं, महाकवि कुंवर बेचैन। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसे थे गुरुजी। ये छंद मैंने उन्हें सुनाया तो उन्होंने मेरा माथा चूमा और उन्होंने कहा, बेटा हास और उपहास में थोड़ा सा अंतर है। जो सुधी लोग बैठे ध्यान चाहूंगा, हास और उपहास में थोड़ा सा अंतर है। हास आपके मन के उल्लास को जन्म देता है और उपहास महाभारत का कारण बनता है। द्रौपदी ने जो कहा था, अंधे का लड़का अंधा होता है, दुर्योधन से, वो हास नहीं था, वो उपहास था। सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। हर पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा, आपको आनंद आएगा, पक्की गारंटी है। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो। पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। इससे कुदरत थोड़ा ठीक होके बैठ जाए। आशु बेटा मुझे देख, इसकी नजर कहीं और है। बहुत सारी गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। ऐसा प्रयोग भिलाई वालों जीवन में नहीं सुना होगा आपने, माइक्रो पोइट्री है। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचा कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, उसने प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। दोस्तों, विशेष बात यह कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। उस तीसरी बात का आप आनंद ले सकते हैं। एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। ये माइक्रो पोइट्री है। एक पंक्ति और बात खत्म। हर जोड़े पर आपका ध्यान चाहूंगा। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां बजाने का मन करे तो कंजूसी मत करना, एक पंक्ति पूरा करेक्टर आप तक पहुंचाएगी। श्री लालू प्रसाद यादव, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। अगला जोड़ा फिर संभालिएगा। श्री राहुल गांधी, गाड़ी का गियर फंस गया। मैं दिल्ली से आया हूं, दुबे जी ने मुझे कहा दिल्ली वाले के बारे में जरूर बताना, उसे मत छोड़ देना। एक तिहाड़ी लाल वहां भी रहता है, पहले केजरीवाल था, आजकल तिहाड़ी लाल हो गया। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ। दुबे जी बोले पंक्ति बदल दो, ये कर दो कि पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा। अगला जोड़ा सुनिएगा, और जो कसम खाकर आए हो कि ताली नहीं बजाएंगे, वो भी रोक के दिखाएं, सकें तो रोक के दिखाएं, और मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी। मैंने कलकत्ता में कॉल इंडिया में सुनाई, 1200 लोगों ने खड़े होकर समर्थन किया और कहा कि प्रवीण बाबू, इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। भिलाई का अंतिम श्रोता तक आशीर्वाद चाहूंगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। माननीय ममता बनर्जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला जो नाश्ता एक देश में करता, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, और फिर पूछता है भाई और बहनों अब और कहां चलना। और अंतिम जोड़ा, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी, माननीय सोनिया गांधी जी,
जरा भी समझ में ही नहीं आया। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां सुनाता। ओ कांग्रेस तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। और अंतिम श्रोता तक अंतिम छंद की पंक्ति सुना रहा हूं। और निकेश जी इससे बारीक बात हास्य व्यंग का कभी नहीं कह सकता। समझ जाओ तो मिलकर तालियां बजा देना। इस छंद की अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं, महसूस करके सुनना। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो। एक 2.5 मिनट का गीत सुनाता हूं और समापन करता हूं। मुझे लगता है इधर थोड़ी सी भी हलचल है। 2.5 मिनट दोस्तों, अब तक का समय मैंने आपके अनुसार जिया। 2.5 मिनट अब मेरे साथ रहिएगा, 3 मिनट नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को अयोध्या में, और एक निमंत्रण मेरे पास आया कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से अयोध्या आना है, लेकिन शर्त यह है कि कविता आपको राम पर सुनानी है। मैं हास्य व्यंग का कवि, पूरी दुनिया में 35 साल से हास्य व्यंग सुनाता हूं, लेकिन जब राम के दरबार से निमंत्रण आया और उसमें यह सूचना आई कि राम पर कविता सुनानी है, तो दोस्तों मैं कागज और कलम लेकर बैठा और मां सरस्वती ने 7 मिनट के अंदर मुझसे एक गीत की रचना करवाई। दुबे जी जाकर आने की कृपा, जाइए 2.5 मिनट बाद चले जाइएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 2.5 मिनट का काम ही है, तो वो इशारा करके गए, नहीं आता हूं। 2.5 मिनट की रचना है और इसमें पंक्ति आएगी, हमारे राम पधारे। अच्छा, वेरी गुड। अब मैं समझ गया कि भिलाई वाला आदमी 2.5 मिनट का काम 2.5 सेकंड में भी निपटा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइगर अभी जिंदा है। देखिए दुबे जी, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, आप यहां भिलाई में रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूं, और मैंने दिल्ली के लाल किले के वो कवि सम्मेलन देखे। अभी 2018 में कवि सम्मेलन हुआ, मैंने संचालन किया था उसका। पूरी दिल्ली में एक ही खबर थी कि इस बार का लाल किले का कवि सम्मेलन छत्तीसगढ़ के सुरेंद्र दुबे के नाम। तालियां एक बार हमारे उस बड़े गौरव के लिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे साथ रहिएगा 2.5 मिनट, और हमारे राम पधारे आप सबको बोलनी है। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, अच्छा लगेगा। एक गीत अवतरित हुआ, अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे। हाथ खामोश ना रखिएगा, मैंने कहा राम जी का गीत है और जन्म दिवस पर राम का आशीर्वाद बना रहे, इस आशा से भेंट कर रहा हूं। अयोध्या धाम पधारे, बोलिए। करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। सारे दीन दुखियों के राम साथ साथ हैं, माता पिता गुरु को न बाटे रोज मात हैं। सृष्टि के नियंता और काल के भी पार हैं, राम जी ही दिन और राम जी ही रात हैं। ये कहते चंदा तारे हमारे राम पधारे। करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। और कहाँ मिलेंगे राम? लोग कहते हैं कि कहीं कोई आदमी राम राम बोल दे 4 बार तो लोग कहते हैं भाजपा का है। 550 साल पहले रामचरितमानस लिखी थी, जब कुछ नहीं था, देश भी आजाद नहीं था, तब भी घर घर में राम जी के नाम का
शबरी के संदेश में, राम जी मिलेंगे हमें केवट के वेश में, राम जी मिलेंगे शबरी के संदेश में, ऊंच नीच जात पात भेदभाव भूल कर, राम जी मिलेंगे समता के परिवेश में, है जग में सबसे न्यारे हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। अगला चरण सुनिए, बोलने का अच्छा मन कर रहा है तो ऐसा बोलिए जैसे योगेंद्र जी कविता पढ़ रहे हो। हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है, राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है, जिनकी गाथा से सारा जग जगमग हुआ, भारतीय संस्कृति के वो प्रतिमान है, ऋषि मुनि कहते सारे हमारे नाम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम। अंतिम चार पंक्तियां सुनाता हूं। बहुत सारी कथाएं अलग अलग लोगों से मैंने सुनी। मेरे बड़े कवि हैं डॉक्टर हरिओम पमार, वो आए होंगे यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ में, कई बार आए हैं, कई बार बड़े रचनाकार, उनका बड़ा प्यार मुझे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि प्रवीण जब पुल बन रहा था तो जिन बंदरों ने, भालुओं ने, रीछों ने पत्थर छोड़े राम लिखकर, वो सब तैरने लगे। बहुत सारे लोग मिलकर हनुमान जी के पास गए कि जो भी पत्थर छोड़ता है वो पानी पर तैरने लगता है, राम से कहो कि वो भी पत्थर छोड़ें और तैरा कर दिखाएं, उनके तो नाम के तैर रहे हैं। राम जी ने पत्थर पर राम लिखा, सागर में छोड़ा और जैसे ही छोड़ा वो डूब गया। तो आए बानर दौड़ते हुए कि महाराज कमाल हो रहा है, जिसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं उसने पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान जी ने जो कहा वो मेरे भी दिल पर अंकित हुआ, आपके भी दिल पर अंकित हुआ। हनुमान जी बोले आप समझे नहीं, जिन लोगों ने राम के नाम को दिल पर छाप दिया उनका जीवन पार हो गया, और जिसे राम जी ने छोड़ दिया डूब गया, वो डूब गया। अंतिम चार पंक्तियां सुन लीजिए। कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, पतित हुआ वो जिसे छोड़ दिया राम ने। ज्ञानी महाज्ञानी दशानन जब दंभी हुआ, उसका भी सारा दंभ तोड़ दिया राम ने। एक बार पूरा सदन हाथ उठा दे, अंतिम जरा तालियों की ताल के साथ समापन करें। उसका भी सारा दंभ तोड़ दिया राम ने, इसे हर जन स्वीकारे। बोल दीजिए राम पधारे, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे, ऋषि मुनि कहते सारे हमारे राम पधारे, अयोध्या धाम पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्मोत्सव, इसकी वीडियो जाएगी तो लोग ये कहेंगे कि जन्मोत्सव कैसा होना चाहिए, तो लोग कहेंगे कि जैसा रिकेश जी का हुआ हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं कार्यक्रम का समापन करने के लिए, अब जाइएगा मत क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हाँ वो बात सुनाएगी, सुन तो जाओ। मैं आमंत्रित इसलिए करना चाहता हूं पद्मश्री दुबे जी को, एक ऐसा रचनाकार जिसने हास्य भी लिखा, व्यंग भी लिखा, साहित्य भी लिखा, छत्तीसगढ़ी में उपन्यास भी लिखा, ऐसा लिखा कि वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। 3 यूनिवर्सिटी से उनके लिटरेचर पर पीएचडी अवार्ड हुई। आपके अपने हैं, हास्य व्यंग के अद्भुत रचनाकार हैं। आप उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर अमेरिका की अनेक यात्राएं
जिस रचनाकार के खाते में दर्ज हैं, ऐसे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, उनके लिए कहूंगा 4 पंक्तियों में, तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, आपके बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। एक बार भरपूर तालियां बजाकर हास्य व्यंग के पर्याय पद्मश्री दुबे जी का स्वागत करें, सम्मान करें और